हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आपके 18 नंबर चैप्टर था, अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने रक्त के घटकों को पढ़ लिया, जिसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को पढ़ लिया था। और पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था जो रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ को सार्वत्रिक दाता बोला जाता है, ए बी को सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है, वो सब हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने RH कारक के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है RH कारक के कारण, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग। और मैंने आपको उसमें कुछ पॉइंट बताए भी थे कि हमारे शरीर में जो चोट लगे स्थान पर एक जाल जैसी संरचना बन जाती है जहाँ से रक्त आना बंद हो जाता है, वही क्या कहलाता है, रक्त का थक्का। उसमें सामान्यतः 1 से 3 मिनट का समय लगता है। और यदि व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, मतलब उसको हीमोफीलिया रोग है, आनुवांशिक रोग है, तो रक्त का थक्का बनने का क्या प्रोसेस होता है उसको हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रक्त का थक्का कब बनेगा, कहाँ बनेगा, जहां पर चोट लगी। मान लीजिए मेरे यहाँ चोट लगी है, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो इस स्थान पर क्या बनेगा, रक्त का थक्का। थक्का बनना कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरे यहाँ पर चोट लगी, तो चोट लगी जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं, नष्ट हुए ऊतक है, वो एक पदार्थ निकालेंगे जिसको बोलेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए, चोटग्रस्त ऊतक, चोटग्रस्त ऊतक किस पदार्थ का स्राव करते हैं, चोटग्रस्त ऊतक स्राव करते हैं एक पदार्थ है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है, प्लाज्मा में एक निष्क्रिय पदार्थ पड़ा रहता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, उसको ये क्या करेगा, सक्रिय करेगा और किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में, ठीक है। यानी ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये है निष्क्रिय, तो इसको सक्रिय कौन करेगा, इसको सक्रिय करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये सक्रिय थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, सक्रिय थ्रोम्बिन है वो प्लाज्मा की जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लाज्मा की प्रोटीन, थ्रोम्बिन इस प्लाज्मा की प्रोटीन को प्रेरित करेगा कि वो क्या बनाए, फाइब्रिन धागा बनाए। किसके द्वारा प्रेरण किया जाएगा, थ्रोम्बिन के द्वारा प्रेरण किया जाएगा। किसको प्रेरित किया जाएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, फाइब्रिन धागा। और ये धागा क्या करेगा, ये धागा जाल बनाएगा, और उस जाल को क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का। अब इस जाल कैसे बनाया, देखिए, ये चोट लगा स्थान है
और इस पर फाइब्रिन धागा क्या कर रहा है, जाल बना रहा है। और इस जाल में आकर आरबीसी फंस जाएगी तो पूरा रास्ता कैसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक हो जाते ही फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का। जैसे ये जाल ब्लॉक हो गया है, क्यों ब्लॉक हो गया, इसके अंदर कौन सी रक्त कणिकाएं फंस गई है, इसमें फंस गई है आरबीसी जो बड़े आकार की होती है और संख्या में भी रक्त में ज्यादा क्या होती है, आरबीसी होती है। तो ये आरबीसी इनके अंदर फंस जाएगी। तो जैसे ये आरबीसी इसके अंदर फंस रही है, ये क्या बन गया, जाल बन गया है। तो ये संरचना क्या बन गई, रक्त का थक्का बन गया। रक्त का थक्का। फिर इसमें से रक्त है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो आपको क्या क्या प्रोसेस ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हुआ, चोटग्रस्त ऊतकों से कौन सा पदार्थ निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चोटग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। फिर इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर सक्रिय कर दिया। यानी सबसे पहला पदार्थ निकला थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में बदल दिया। दूसरा क्रियाशील पदार्थ था थ्रोम्बिन। फिर इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय किया और क्या बन गया, फाइब्रिन धागा। और फाइब्रिन धागे से क्या बन गया, जाल बन गया। उस जाल में आकर रक्त कणिकाएं आरबीसी फंस गई और क्या बन गया, रक्त का थक्का। नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको लाइन के रूप में लिखवाती हूं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने आरेख के द्वारा देखा इसे हम पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। चोट लगे स्थान से क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव किया जाता है। यह पदार्थ रक्त में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन के द्वारा प्लाज्मा की प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन धागा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फाइब्रिन धागे के द्वारा जाल जैसी संरचना का निर्माण किया जाता है। इस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती है तथा यहाँ से रक्त बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि पूरा भाग अवरुद्ध हो जाता है। इसे ही रक्त का थक्का कहते हैं। इसे ही रक्त का थक्का कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, जो रक्त को शरीर के अंदर लाती ले जाती, जो नलिकाओं में जिनमें शरीर में रक्त बहता है, उन्हें क्या बोला जाता है? रक्त वाहिनियां। और मानव शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, एक होती है सीरा और एक होती है धमनी। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट। शरीर में रक्त जिन नलिकाओं में बहता है, उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक है सीरा और एक है धमनी। दोनों की परिभाषा देखते हैं। वह रक्तवाहिनी जो रक्त को हमेशा हृदय के अंदर लाती है। फिर दूसरी है धमनी, वह रक्तवाहिनी जो रक्त को हमेशा हृदय से दूर ले जाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोनों रक्तवाहिनियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण पत्र या पथ, यानी जिन रास्तों से गुजरता हुआ रक्त है वो शरीर में बहता है, उसे क्या बोला जाता है? परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ। नेक्स्ट पॉइंट, वह पथ जिसके द्वारा रक्त का शरीर में
परिवहन होता है। ठीक है, यह है, अब देखिए रक्तवाहिनियों के आधार पर दो प्रकार का परिसंचरण पथ पाया जाता है, या इसे परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, खुला परिसंचरण तंत्र किसे बोला जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र किसे बोला जाता है। यदि हमारे शरीर में रक्त है वो खुले रूप में बहे, किसी रक्त वाहिनियों के अंदर ना बहे, खुला नदी की तरह बहे, तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। और यदि रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों में बहे, धमनी और शिरा में बहे, जैसे हमारे शरीर में होता है, तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो हमारे शरीर में कैसा होता है, बंद होता है। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोडा में, कीटों में, मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि एनेलिडा के अंदर, कोर्डेटा के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसकी परिभाषा नोट करते हैं। जब रक्त शरीर में खुले रूप में बहे तो उसे क्या बोला जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। इसका उदाहरण है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। फिर आता है बंद परिसंचरण तंत्र। जब रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों में बहे तो इसे क्या बोला जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। और इसका उदाहरण है एनेलिडा और कोर्डेटा। हम सभी इसमें आते हैं। कोर्डेटा में स्तनधारी सारी क्या है, तो ये नोट कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हृदय में कक्षों के आधार पर हम देखते हैं कि हृदय है उनको 3 भागों में बांटा गया है, त्रिवेशमी हृदय, द्विवेशमी हृदय और चतुर्वेशमी हृदय। और इसी आधार पर एकल परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण और पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट, परिसंचरण के प्रकार हृदय में कक्षों के आधार पर पहला है एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, और तीसरा है पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार का परिसंचरण उनमें पाया जाता है जिनमें हृदय 2 कोष्ठों से बना हो। जिसमें क्या होगा, एक आलिंद और एक निलय। और ऐसा किस में होता है, मछलियों के अंदर। मछलियों का हृदय वो 2 कोष्ठों से बना होता है, इसलिए उसको बोला जाता है एकल परिसंचरण तंत्र। फिर दूसरा प्रकार है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र उनमें होता है जिनका हृदय 3 कोष्ठों से बना हो। तीन कोष्ठ कौन कौन से हैं, 2 आलिंद और एक निलय। और ऐसा किस में होता है, ऐसा पाया जाता है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और एम्फीबिया यानी मेंढक। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और मेंढक प्रजाति यानी एम्फीबिया। इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 तो होते हैं आलिंद और एक होता है निलय। फिर तीसरा है पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिनके हृदय में 4 कक्ष हो, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। उनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी, ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र को हम विस्तार से पढ़ते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी विलियम हार्वे द्वारा। विलियम हार्वे। मनुष्य का हृदय है वो कितने, मनुष्य में पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। और मनुष्य का परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मनुष्य का परिसंचरण तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? 3 भाग है, रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो मनुष्य के रक्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके घटकों के बारे में, रक्त समूह के बारे में, रोगों के बारे में। रक्तवाहिनियों को हमने देख लिया, सीरा और धमनियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य की हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें कौन सा कक्ष है, वो कहां पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मनुष्य में हृदय। मनुष्य का हृदय। देखिए, जो मनुष्य का हृदय है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 तो होते हैं आलिंद और 2 ही होते हैं नीले। तो देखिए, मनुष्य की हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है? ये होगा दायां आलिंद, ये होगा दायां निलय, ये होगा बायां आलिंद, ये होगा बायां निलय। जो दायां आलिंद और दायां निलय, इनके बीच में 3 खिड़कियों से बना एक गेट पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। जबकि बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य 2 खिड़कियों से बना एक गेट होता है, जिसे बोला जाता है द्विवलनी कपाट, या इसे बोला जाता है मिट्रल वाल्व। ठीक है, हृदय की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक नोड पाया जाता है, जिसे SA नोड बोलते हैं, और एक नोड यहां पर पाया जाता है जिसे AV नोड बोलते हैं, AV नोड। ठीक है, शरीर के सारे अंगों को हम यहां मान लेते हैं, और फेफड़े को हम यहां मान लेते हैं। फेफड़े को हमने अलग से क्यों माना? क्योंकि रक्त शरीर के अंगों से निकलेगा, हृदय में से गुजरेगा और फेफड़े के पास जाएगा। फेफड़ा इस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और इसमें ऑक्सीजन गैस डाल देगा, तो गैसों की दृष्टि से रक्त शुद्ध हो जाएगा। फिर ये फेफड़ों से निकलकर हृदय में से गुजरता हुआ वापस कहाँ जाएगा? शरीर के अंगों से। अब आप सोचोगे कि जो रक्त है वो शरीर के अंगों से निकलकर डायरेक्ट फेफड़े के पास क्यों नहीं चला जाता? फेफड़े से निकलकर डायरेक्ट शरीर के अंगों के पास नहीं चला जाता, इसका बीच में क्या काम है? तो आपको अगर पानी चढ़ाना है ऊपर टंकी में, तो क्या डायरेक्ट आप पाइप डाल के टांके में और क्या टंकी भर सकते हो? नहीं भर सकते, क्योंकि प्रेशर नहीं बनेगा। तो प्रेशर बनाने के लिए यहां से रक्त को खींचा जाता है हृदय द्वारा, अपने में से गुजार कर फेफड़ों में भेजा जाता है। अब ऐसे मान लो ये है आपके घर में पानी का जो बर्तन है, टांका है वो है, और ये है आपके ऊपर रखी, घर के छत के ऊपर रखी टंकी, और ये है मोटर। मोटर इधर से पानी को खींच रही है, अपने में से गुजार रही है। हम देखते हैं ना, मोटर में से निकलता है पानी, तो मोटर प्रेशर से इधर से खींचती है पानी को और अपने में से गुजार कर टंकी को भर देती है। फिर वापस इधर से यही काम करेगी, इधर से खींचेगी, अपने में से गुजारेगी और इधर भेज देगी। तो जिस प्रकार मोटर प्रेशर लगा के पानी को खींचती है, तो हमारे शरीर में मोटर की तरह काम कौन करता है? हृदय।
आपको पूछा जाए कि मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है, तो हृदय ना तो रक्त को शुद्ध करता है, ना रक्त को संग्रहित करता है, ये शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है, यानी एक मोटर की तरह काम करता है। अब रक्त क्या करेगा, रक्त को हृदय खींचेगा, भेजेगा, तो पाइप तो जोड़नी पड़ेगी ना पानी को चढ़ाने के लिए। तो जो पाइपें होती है वो पाइपें क्या होती है, रक्तवाहिनियां, जिन्हें हम शिरा और धमनी कहते हैं। अब देखिए रक्तवाहिनी जैसे यहां से निकली, ये देखिए यहां से रक्तवाहिनी निकली रक्त को लेकर, और सबसे पहले ये कहां पर जाएगी, दाएं आलिंद में रक्त को डालेगी। दाएं आलिंद से रक्त इन गिड़कियों से होकर जाएगा दाएं नीले में। दाएं नीले से निकलने के लिए यहां पर एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, और यहां पर भी एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। अब रक्त दाएं नीले से निकलेगा और फिर कहां जाएगा, फेफड़े के अंदर। फिर फेफड़े से वापस रक्त को खींचेगा हृदय, और कहां लाएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये खिड़कियों के द्वारा जाएगा बाएं नीले में, और बाएं नीले से निकल कर जाएगा शरीर के अंगों के अंदर। इस प्रकार चक्र चलता है। अब आपको दिखाई दे रही है कि दो प्रकार की धमनी है, दो प्रकार की रक्त, चार प्रकार की रक्तवाहिनियां, तो हमें इनका अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था पीछे कि शिरा वो रक्तवाहिनी है जो रक्त को हृदय के अंदर ला रही है। अब देखो अंदर कौन कौन सी ला रही है, ये वाली अंदर ला रही है, तो इसके आगे नाम लिख देंगे शिरा। ये क्या कर रही है, बाहर लेके जा रही है, तो बाहर वाली क्या होगी, धमनी। ये अंदर ला रही है तो ये भी हो गई शिरा, और ये बाहर लेकर जा रही है तो ये हो गई धमनी। अब आपके पास दो धमनी हो गई है, दो शिरा हो गई है, तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो जो रक्तवाहिनी शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है उसके आगे नाम लिख दो महा, ये हो गई महाधमनी। और ये भी शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है तो ये हो गई महाशिरा। अब दो पीछे और बच गई, एक बच गई धमनी और एक बच गई शिरा। तो ये दोनों फेफड़ों से जुड़ी हुई है, और फेफड़े को संस्कृत में फुफ्फुस बोलते हैं, तो इनके आगे नाम लिख दो फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, और ये हो गई फुफ्फुसीय शिरा। आया समझ में। अब शरीर के अंगों से रक्त निकल रहा है, मतलब इसमें ज्यादा गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। लेकिन जैसे ही फेफड़े में गया, फेफड़े ने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया और इसमें ऑक्सीजन गैस को डाल दिया, तो ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हो गया। ये रक्त हो गया शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हो गया। तो ये वाला पूरा रक्त है वो अशुद्ध है, और ये वाला रक्त है वो शुद्ध है। आपको पूछा जा सकता है फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त बहता है, महाधमनी में कौन सा रक्त बहता है, महाशिरा में कौन सा रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है। तो जब आपके डायग्राम ये रहेगा दिमाग में तभी आप आंसर दे सकते हो, वरना आप भूल जाओगे कि महाशिरा और फुफ्फुसीय धमनी में तो रहता है अशुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुसीय शिरा और महाधमनी में रहता है शुद्ध रक्त। एक पॉइंट यहां से और निकल रहा जाता है कि हमारे शरीर में जो शिराएं होती है ना, पूरे शरीर की शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। उसी प्रकार शरीर की सब धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, त्रिवलनी कपाट हृदय के किन किन भागों के मध्य पाया जाता है। तो त्रिवलनी कपाट दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाता है। द्विवलनी कपाट बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य में पाया जाता है। उसके अलावा ये जो ऐसे नोड है ना, ये क्या काम करता है, हृदय में संकुचन कराता है। हमारा जो हृदय धड़कता है ना, एक धड़कन के अंदर 70 मिलीलीटर रक्त निकल जाता है यहाँ से, और आपको पता है 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, तो पूरी 1 मिनट में एक बार में पूरा 5 लीटर रक्त है वो शरीर में घूमकर हृदय में से निकल जाता है। एक धड़कन में हृदय द्वारा निकाले गए रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन बोला जाता है, और उसका मान कितना होता है, 70 मिलीलीटर रक्त होता है वो। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है मनुष्य के हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है, 70 मिलीलीटर होता है। आया समझ में।
उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो हृदय की धड़कन होती है, धड़कन मतलब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो धड़कन हुई, फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर धड़कन हुई। तो इस हृदय को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, क्योंकि हृदय कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो रक्त निकल कर जाएगा, और जब हृदय शिथिल होगा तो रक्त हृदय में भरेगा, और जब जैसे ही संकुचित होगा तो रक्त हृदय से निकल जाएगा। तो हृदय को संकुचित करने के लिए क्रिया वैभव कौन पैदा करता है, ऐसे नोड। इसलिए इसको हृदय का हृदय या हृदय का पेस मेकर बोला जाता है, यानी हृदय की क्रियाविधि का कंट्रोल करता है। ये इसने आलिंदों पर कंट्रोल कर लिया, फिर इससे तरंगे पहुंचेगी एवी नोड तक, यानी ऐसे नोड आलिंदों के भित्तियों को संकुचित करता है, जबकि एवी नोड है वो नीलियों की भित्ति को संकुचित करता है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर नोडल ऊतक बोला जाता है। लेकिन अगर मेनली इनमें से एक पूछा जाए मुख्य कौन सा होता है, कि हृदय का हृदय या हृदय का पेस मेकर किसे बोला जाता है, ऐसे नोड को बोला जाता है कि हृदय की कार्यविधि को कौन नोट करता है, ऐसे नोड। तभी तो हमारे हृदय को मायोजेनिक या पेशीजनित बोला जाता है। देखिए, एक हृदय होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है पेशीजनित। दोनों में क्या अंतर है, वो हृदय जो मस्तिष्क के कंट्रोल में काम करे उनको बोलते हैं न्यूरोजेनिक, और वो हृदय जो स्वयं की पेशियों से काम करे मायोजेनिक बोला जाता है। तो हमारा हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक या पेशीजनित। हमारा दिमाग बोलेगा हृदय की धड़कन कम कर दो, क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा हृदय किसी की नहीं सुनता है, खुद की सुनता है। इसको कंट्रोल करने वाला नोड ऐसे नोड है, इसलिए ऐसे नोड को हृदय का हृदय या हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगी, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए पूरा, बिल्कुल डायग्राम दिमाग के रख के में आप याद करोगे तो आप पूरा वर्णन लिख सकते हो हृदय का।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि को समझा बिल्कुल। इसकी जो क्रियाविधि है उसको, इसके जो भी पॉइंट्स है वो बचते हैं, मतलब जो भी क्रियाविधि मैंने आपको इसे में यहाँ तक समझाई कि किस प्रकार हृदय का कौन सा भाग होता है, क्या कार्य करता है, किस रक्तवाहिनी में कैसे रक्त बहता है, हृदय का संकुचन कैसे होता है, शिथिलन कैसे होता है, इन सब पॉइंटों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो मैं नोट करवाऊंगी आपको, और कुछ जो आपके टॉपिक का पार्ट बचता है वो और कंप्लीट करवाना है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।